और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इटली में हो रही G7 समिट के लिए रवाना हो गए हैं। आज यानी 13 जून से इटली के फसानो शहर में दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों के नेता इकट्ठा हो रहे हैं। यहां G7 बैठक शुरू हो रही है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने G7 नेताओं का स्वागत भी किया। इटली के फसानो शहर में G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय संघ भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस संगठन की मीटिंग में बतौर गेस्ट बुलाया गया है। भारत इस संगठन का हिस्सा नहीं है। मार्च 2023 के बाद मेलोनी और मोदी की ये दूसरी मुलाकात होगी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। 2022 में हुई G7 की बैठक में 7 देशों ने यूक्रेन जंग के चलते रूस पर आर्थिक पाबंदियां लगाने की घोषणा की थी। वहीं पिछले साल चीन को उसके कर्ज जाल के खिलाफ चेतावनी दी गई थी। इस बार गाजा और यूक्रेन पर चर्चा हो सकती है। जटिल जियोपॉलिटिकल चुनौतियों के हल करने के तरीके भी इस बैठक के दौरान तलाशे जाएंगे। भारत हालांकि G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन उसे बतौर गेस्ट इस सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रण दिया गया है। यूके देवनाथ हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। यूके देवनाथ सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में भाग लेने के लिए इटली रवाना हो गए हैं। इटली के फसानो में बैठक होने वाली है, जहां G7 कंट्रीज होंगे। भारत सदस्य नहीं है, लेकिन स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइटी जरूर है। कितना अहम है भारत के लिए G7 का हिस्सा बनना? जी हाँ, ना सिर्फ भारत के लिए अहम है, दुनिया के लिए भी अहम है। दुनिया आज जानता है कि भारत जो है एक उभरता हुआ सितारा है विश्व के पटल में। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व में 5वीं से चौथी और बहुत जल्दी चौथी से तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है। ना सिर्फ इकोनॉमी की बात है, वरन भारत हर तरह से दुनिया में जहां पे भी कोई आपत्ति विपदा हो उस पर कंट्रीब्यूट कर रहा है। दुनिया ने भारत का अग्रणी रोल देखा जब हाल ही में दिल्ली में G20 के मीटिंग के दौरान मोदी जी ने और हमारे विदेश मंत्रालय श्री एस जयशंकर जी ने दुनिया को एक साथ ले जाने की पहल की। ना सिर्फ G7 देश बट G20 के जो देश हैं वो भी चाहते हैं कि भारत इटली में जाकर दुनिया के जो देश हैं जो थोड़ा सा पीछे पड़ गए हैं, ग्लोबल साउथ हैं, उनकी बात करें। इस मीटिंग के दौरान जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे वो होंगे अफ्रीका, जो पैसिफिक रिम के देश हैं वह, और मेडिटेरेनियन के जो भूमध्य सागर के आसपास जो छोटे छोटे देश हैं वह। भारत इन सब देशों को लीड करेगा। उनके जो मुद्दे हैं उसको G7 के मीटिंग के दौरान रखेगा। इसका उद्देश्य समझना पड़ेगा। देखिए, G7 में आज जो भी देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, जापान हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, सबको मालूम है, इटाली हो, सबको मालूम है कि विश्व की संपदा को अगर बढ़ाना है, ऑप्टिमाइजेशन करना है, तो दुनिया में जो डेवलपिंग नेशन है या सून टू बी डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि भारत है, उनका योगदान बहुत जरूरी है। जी राजीव जी, उनका योगदान बहुत जरूरी है, आपने सही बात कही। लेकिन इस मीटिंग के दौरान भारत 2 मुद्दों पर इस मीटिंग के दौरान अगर बात होती है तो भारत के लिए फिर स्थिति किस तरीके की होगी, ये भी समझाइएगा। पहला, कनाडा जो खालिस्तानी सपोर्टर्स, खालिस्तानी आतंकवादियों के बहकावे में आकर भारत के खिलाफ इल्जाम लगाना शुरू कर चुका है। कनाडा में प्रो खालिस्तानी मूवमेंट चलता है, भारत के खिलाफ बातें होती हैं। वो कनाडा इस G7 का एक अहम देश है। और दूसरा, रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर अगर कोई बात होती है, अब तक भारत ने बहुत सधा हुआ रुख अपनाया है। ये दोनों मुद्दे भारत कैसे हैंडल करेगा? भारत, देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि मोदी जी जो हैं इस तरह की मीटिंग्स पहले भी अटेंड कर चुके हैं। जस्टिन ट्रूडो जब G20 के दौरान आए थे तो भारत ने उनको उनका यथास्थान दिखा दिया था। उसके बाद से भारत और कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक लेवल पर बहुत बातचीत हुई है।
तो जस्टिन ट्रूडो जब मोदी जी से मिलेंगे, मोदी जी डेफिनेटली गर्माहट दिखाएंगे, गले भी मिलेंगे, हाथ भी मिलाएंगे। इसका एक ही मकसद है कि कनाडा के साथ हमारे रिश्ते दशकों से अच्छे रहे हैं। हजारों लाखों भारतीय कनाडा में सेटल्ड हो गए हैं, जो कि कनाडा की इकोनॉमी में एक पॉजिटिव तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। और तो और जस्टिन ट्रूडो को भी मालूम है कि भविष्य में भारत की मदद से ही जो दुनिया के देश हैं वो आगे जाएंगे। भारत बहुत बड़ा मार्केट है कनाडा के लिए। और अगर उल्टा देखें तो कनाडा में भी भारत से बहुत बड़ी तादाद में हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर, प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट सब जाते हैं। वहां के कृषि उत्पादन में भारत का कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है। तो जस्टिन ट्रूडो को भी मालूम है कि खालिस्तान का जो मुद्दा है, या तो ठंडे बस्ते में रखा जाएगा, बैक बर्नर पे रखा जाएगा कुछ समय के लिए। मोदी जी को, एस जयशंकर जी को, उनको आभास है कि जस्टिन ट्रूडो को थोड़ा डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शन है, वोट में जीतना पड़ता है। हमारे जो सिख भाई हैं कनाडा में, वो वोट देते हैं। जस्टिन ट्रूडो को जब इलेक्शन लड़ना होता है तो फंडिंग की जरूरत होती है। कनाडा में हमारे जो सिख भाई हैं वो फंडिंग करते हैं, और उनकी इस डोमेस्टिक मजबूरी को मोदी जी, एस जयशंकर समझते हैं और उनको उतना ब्रीदिंग स्पेस, मैनूवरिंग स्पेस देंगे। जी। और रूस का अगर मुद्दा सामने आता है, जहां पर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बात होती है, अमेरिका के लीडरशिप में नाटो कंट्रीज रूस के खिलाफ जो कदम उठा रहे हैं, उसको लेकर यूएनएससी की बात करें या दूसरे फोरम की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने एक सदा इसमें बैलेंस अपनाया है और अब तक अपने पुराने विश्वसनीय सहयोगी रूस को लेकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है। हालांकि भारत की आलोचना भी हुई है। हाँ, देखिए, पहले तो है कि साइड लाइंस में डेफिनेटली जब जब 1-to-1 मीटिंग होगी जो बाइडेन के साथ और दूसरे यूरोपियन नेताओं के साथ, वो मोदी जी को थोड़ा तो दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि मोदी जी जो हैं वो रूस का साथ छोड़कर थोड़ा पश्चिमी देशों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, ऐसा कुछ मोदी जी सोचें। लेकिन मोदी जी बहुत मजबूत हैं और बहुत ही परिपक्व नेता हैं। उनको मालूम है कि यथास्थिति क्या है। 2 साल से, 2.5 साल से जो युद्ध हो रहा है उसमें एक ही चीज है। रूस की एक छोटी सी रिक्वायरमेंट थी कि जेलेंस्की और यूक्रेन जो है वो नेटो को ना ज्वाइन करें। इससे ज्यादा रूस ने कोई मांग नहीं की थी। लेकिन ये प्रधानमंत्री की जो पहली विजिट है नई सरकार बनने के बाद, वो प्रधानमंत्री किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि G7 की विजिट है, इसका आउटकम क्या निकल कर आता है, सबकी नजर इस पे होगी। यूके देवनाथ सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप